गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट के हमारे टेस्ट 2 के प्रश्नों के बारे में। यह टेस्ट आप सब जानते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति सेंटर, रेनबो बिल्डिंग और किसान कोल्ड स्टोरेज सेंटर में ऑफलाइन आयोजित हो रही है प्रतिदिन आपके असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा को ध्यान में रख करके। और यही टेस्ट ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है साथियों, और मैं आपके बीच लगातार, ये आज मेरा दूसरा टेस्ट का डिस्कशन है। 18 और टेस्ट यानी 20 टेस्ट अप्रोक्सीमेटली लगातार हम आपके बीच डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल है। और यह विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आर्मेचर वेंडर, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से जिन छात्रों ने ITI किया है, उनके लिए ये प्रश्न काफी वैल्यूएबल और काफी बेनिफिशियल है। आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है साथियों। छोटे कार्य में काटने के लिए, मरोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, है ना, छीलने के लिए, हर तरह के काम के लिए, ठीक है, आप कौन सा प्लायर यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा प्लायर, ठीक है ना, तो हम लोग जो है यहां पर देख रहे थे साथियों कि हमारी काटने के लिए, मरोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, हर तरह के काम के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग उसके लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, यह कई तरह के कामों को एक साथ करेगा। क्या करेगा? कई कामों को एक साथ करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। और आप जानते हैं हम तार भी काट सकते हैं, तार को मड़ोड़ भी सकते हैं, तार को निश्चित रूप से पकड़ भी सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे काम हम इसके द्वारा कर सकते हैं। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, ये बना किस चीज से होता है, हाई कार्बन स्टील से बना होता है। क्या होता है, ये सभी चीजें जितने भी हमारी हैं, ये सब क्या होती हैं, हाई कार्बन स्टील से बनी होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे पॉपुलर भी है। फ्लैट नोज प्लायर में आगे का भाग आपका नुकीला रहता है। क्या होता है, आगे का भाग नुकीला रहता है। साथ ही साथ राउंड नोज प्लायर में अगर आप देखेंगे तो इसके फ्रंट में हमारी जो नोक होती है वह बिल्कुल गोल आकृति में होती हैं। दोनों को मिक्स कर दीजिए तो सर्किल बन जाती हैं। साइड कटिंग प्लायर सीधे तार के भाग को क्या करता है, डायरेक्ट कट करने का काम करता है, ये इसकी विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक प्रतिरोध पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, कलर कोडिंग, ठीक है। और इस कलर कोडिंग के माध्यम से हम कार्बन प्रतिरोध का मान क्या करते हैं, कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। और ये मान हमको कैसे प्राप्त होता है, तो सपोज कर लीजिए 1 2 3 और ये 4 मेरी क्या है, कलर की बैंड हैं, ठीक है। पहला को A माना, दूसरा को B, तीसरा को C, चौथा को D माना, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मेरा जो रेजिस्टेंस है वह AB इंटू 10 के पावर C अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, D% हो जाता है, ठीक है। ये ABCD जो है वो विभिन्न रंगों का क्या है साहब, वो विभिन्न रंगों का कोड है। क्या है, यह विभिन्न रंगों का कोड है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब आपको मैं बता दूं छोटी सी बात, ठीक है। हमारी A और B किसको बताती है, डिजिट को बताती है, अंक को बताती है, ठीक है। और ये C जो है वो मल्टीप्लायर को बताता है, ठीक है ना। और D मेरा है साहब टॉलरेंस। D क्या है, मेरा टॉलरेंस है, कम और ज्यादा। तो जो 4 बैंड में चौथी पट्टी है वो टॉलरेंस को बताती है। अगर चौथा कलर मेरा चांदी का है तो मेरा टॉलरेंस क्या होगा, ±10%। अगर चौथा मेरा गोल्डन कलर है तो क्या होगा, ±5%। अगर कोई रंग नहीं है, क्या है, कोई रंग नहीं है, तो जब कोई रंग नहीं है तब क्या हो जाएगा, ±10
20%। क्या हो जाएगा? 20%। तो हम लोग यहाँ क्या उत्तर दे दें? ऑप्शन नंबर डी दे दें, चांदी के लिए प्लस माइनस 10%। क्या हो जाएगा चांदी के लिए? प्लस माइनस 10%। आइए जरा ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है साथियों, आइए गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हैं। अब यहां हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या साथियों। अब तो मुझे लगता है कुछ ठीक होनी चाहिए, क्या? चलिए हो जाएगा ठीक। तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध के मूल मान में जो वृद्धि होती है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ मूल प्रतिरोध के मान में जो वृद्धि होती है, यानी आप सब ऐसे समझिए कि हमारी आर टी बराबर आपने क्या देखा है? आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी देखा है, ठीक है। और ये आर टी मेरी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पर मेरा प्रतिरोध, ठीक है। आर जीरो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरा प्रतिरोध। हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि मेरा आर जीरो से डेफिनेटली हमारी आर टी क्या है? ग्रेटर है। तो प्रति डिग्री हमारे तापमान में, ध्यान रखिएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस जो तापमान में वृद्धि करने से मेरे प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, उसे हम किस रूप में जानते हैं? ध्यान रखिएगा साहब, उसे हम लोग साथियों प्रतिरोध ताप गुणांक के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक के रूप में जानते हैं। आइए जरा ध्यान देते हैं। हाँ हाँ, आइए साथियों, तो जरा इस प्रश्न को देख लेते हैं, फिर आपकी स्क्रीन की समस्या का समाधान हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आर जीरो मेरी क्या है? लेस है किससे? आर टी से। कंसेप्ट क्लियर? यानी आर टी का मान हमारा क्या है? अधिक है, ठीक। अब यहां पर इसे हम क्या कहते हैं? जिसमें तापमान बढ़ता है वह आपकी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट पीटीसी होती है, यानी तापमान के बढ़ाने से आपके प्रतिरोध के मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इसे हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं, और अल्फा का मान क्या होता है? आर टी माइनस आर जीरो। अब बटा आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। आर जीरो इंटू टी। क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर जीरो बटा आर जीरो इंटू टी, ये हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इसका मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का ताप गुणांक के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट के अंदर हम आपके बीच वापस आ रहे हैं, और आपके स्क्रीन की समस्या का भी क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। चलिए, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपकी परेशानी समाप्त हो गई होगी। आई थिंक अब स्क्रीन जो है वो सही हो गया होगा। कृपया कमेंट करके बताइए, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए साथियों, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। हाँ चलिए, अब बहुत अच्छी बात है, अब सब ठीक है और ठीक रहना भी चाहिए। 11 केवी वाले केबल के लिए कितनी खाई खोदी जाती? देखिए, केबल को बिछाने की जो विधि है ना, डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है, ड्रॉइंग मेथड होता है, ठीक है। क्या होता है? डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है, ड्रॉइंग मेथड होता है। तो हम लोग जो प्रत्यक्ष गड़ाई है, डायरेक्ट लेइंग मेथड है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कम से कम जो हम गड्ढा करते हैं नीचे, अप्रोक्सीमेटली वह क्या होती है? ये वाली लंबाई तो मेरी 45 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है।
और ये नीचे जो होता है वह आपका 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर का गड्ढा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 केबल को हम बिछाएंगे तो सबसे पहले तो आप 10 सेंटीमीटर के रेंज में क्या करते हैं, बालू डालते हैं, नमी नहीं सोखे इसके ऊपर साहब, किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं आए, मैकेनिकल इंजरी वगैरह को भी सहने का काम कर सके। फिर हम केबल डालते हैं, उसके बाद फिर बालू का लेयर डालते हैं, तब सीमेंट कंक्रीट वगैरह से क्या करते हैं, ढालने का काम भी करते हैं, या नहीं तो मिट्टी से पूरी तरह कवर कर देते हैं। अगर 2 केबल बिछाना हो तो दोनों केबल के बीच में याद रखिएगा कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए। 2 केबल के बीच में कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, 30 सेंटीमीटर हमारी क्या होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर का गैप, ठीक है। अब कह रहा है अगर मेरे पास 11 केवी का ही केबल है, ठीक है ना, तो जब मेरे पास 11 केवी का ही केबल है तो उसके लिए हमारी जो खाई है वह क्या कहता है कि एक्सेप्टेबल खाई कितनी होनी चाहिए। नियम तो है कि भाई स्टैंडर्ड हम 1.5 का लेके चलते हैं, लेकिन 11 केवी के लिए साथियों आप ध्यान रखिएगा 0.9 मीटर का यानी अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का गड्ढा भी स्वीकार के योग्य है। ये वांछित खाई है, स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा है हमारा काम कितने में चल सकता है। तो मेरा स्टैंडर्ड तो 1.5 है, लेकिन मेरा काम कितने में चल सकता है, तो मेरा काम 0.9 में चल सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर में चल सकता है। तो हम इसी को लेकर के चलेंगे, क्योंकि 11 के भी आपकी क्या है, बहुत उच्च वोल्टेज की कैपेबिलिटी नहीं है, इसीलिए। और यही हमारा स्टैंडर्ड भी समान रूप से यहां पर स्वीकार योग्य है। अगला ये हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार की पहचान करें। तो साथियों हमारी एल्युमिनियम केबल है, दैट मीन्स हमारा कोर किस चीज का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है। और अगर केबल है तो इंसुलेशन तो उस पर होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंसुलेशन के कवर के बिना कोई भी तार केबल नहीं हो सकती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इंसुलेशन वहां पर होगा ही होगा। अब जो है लग के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है। लग क्या करती है, हमारे तार को बांधने का काम करती है और फिर इसका कनेक्शन सुटेबली हमारे ऑपरेटस से, हमारे उपयंत्रों से बनाने का काम करती है और मजबूती के साथ इसकी जोड़ हम बनाने में कामयाब हो पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में यह जो लग है हमारा क्या होना चाहिए, बाय मेटालिक प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, बाय मेटालिक टाइप का होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, यदि आप ध्यान रखिएगा, यदि आप क्या करते हैं, द्विधात्विक केबल लग होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपका कॉपर है हमारा कंडक्टर तो कॉपर का होना चाहिए, एल्युमिनियम, और उसके बाद फिर आगे आप कॉपर जोड़ेंगे, एल्युमिनियम, उसके बाद आगे फिर क्या जोड़ेंगे आप, कॉपर जोड़ेंगे। तो ऐसी अब फिर क्या हो रहा है हमारा, ध्यान रखिएगा कि जो बायमेटालिक होती हैं तो क्या परेशानी होती है कि आपका हमारी अपर लेयर क्या है, तो आपकी एल्युमिनियम की है, ठीक है, अपर लेयर क्या है, एल्युमिनियम की है। इनर लेयर मेरी सपोज कॉपर की है, तो जो कॉपर का मटेरियल होगा उसके साथ कनेक्शन हम करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है, नहीं क्या हो जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है तारों के जोड़ को अस्थाई प्रकृति देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 2 तार का ज्वाइंट हम यहां पे कर रहे हैं, इधर भी कॉपर का मटेरियल है, इधर भी कॉपर का है। यह जो ज्वाइंट है इसे क्या कहा जाता है, सोल्डरिंग कहा जाता है। हालांकि सोल्डरिंग मेरा कच्चा जोड़ है, समझ गए ना, क्या है सोल्डरिंग, कच्चा जोड़ है, बट इसको करने के लिए हमें सोल्डर की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, हमें सोल्डर की जरूरत
पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह एक अस्थाई मतलब इसके ज्वाइंट को क्या करता है, मजबूती प्रदान करने का साथियों काम करता है। क्या करता है, ये मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और यह हमारी कंडक्टिविटी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, कंडक्टिविटी को प्रभावित नहीं करता है। समझ गए कि नहीं, कोई प्रभाव उस पर नहीं डालता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सोल्डरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला करा, जी सीरीज एमसीबी का इस्तेमाल किस उपकरण के लिए करते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, जी सीरीज एमसीबी जो है, आप सबको ध्यान रखना है, जी सीरीज एमसीबी हमारे इंडक्टिव लोड के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। किसके लिए ली जाती हैं, इंडक्टिव लोड के लिए। और मेरी एल सीरीज एमसीबी जो है वह किसके लिए प्रयोग की जाती हैं, रेसिस्टिव लोड के लिए। ठीक है, तो अब यहां आप उत्तर में देख लीजिए, मेरा आयरन, गीजर और हीटर ये सब क्या है, रेसिस्टिव लोड है। ठीक है ना, और रेसिस्टिव लोड के लिए हम कौन सा सीरीज लेंगे, एल सीरीज लेंगे। एयर कंडीशनर के लिए कौन सा लेंगे हम लोग, डी सीरीज लेंगे। तो मेरा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब यहाँ एमसीबी की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और इस मिनिएचर सर्किट में मरम्मत योग्य कोई पुर्जा नहीं होता। ठीक है, इसको आप मरम्मत नहीं कर सकते। एक बार जब ये डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो नया ही बदलना पड़ता है। समझ गए कि नहीं, ये स्विच और रिले दोनों की भांति काम करता है। क्या होता है, स्विच व रिले दोनों की भांति काम करता है। यह ऊपर रहता है तो ऑन होता है, और जब नीचे आता है तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। हमारी जो स्विच है ना, उसके बिल्कुल उल्टा इसका परफॉर्मेंस होता है। हमारी स्विच जब डाउन रहती हैं तो ऑन रहती है, और जब ऊपर रहती है तो क्या होती है, ऑफ रहती है। ये मामला है साहब, यहाँ उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सबसे सही उत्तर हो जाएगा एयर कंडीशनर। और हमारी एमसीबी की करंट रेटिंग 0.5 एम्पियर से लेकर के 60 एम्पियर के बीच स्टैंडर्ड निर्धारित की गई है। कहीं कहीं पर आप 63 एम्पियर तक भी देखते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण विवरण है किसका साथियों, हमारे एमसीबी का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जिन भी मित्रों को स्क्रीनशॉट लेना है बड़े मजे से ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब कह रहा ईएलसीबी, तो आपको पिछले बार प्रश्न आया था क्या साहब, तो ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या नाम है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी का पूरा नाम है। यह क्या करता है, तो भूदोष से सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए साथियों, क्या करता है, भूदोष से सुरक्षा प्रदान करता है। बाकी आपकी शॉर्ट सर्किट की स्थिति वगैरह हो, किसी तरह का फॉल्ट हो, इन सारी स्थितियों में हमारे सर्किट को ट्रिप करता है और हमारे उपकरण क्या होते हैं, सेफ और सुरक्षित होते हैं। घरेलू प्रयोग के लिए आप याद रखिएगा, घरेलू प्रयोग हेतु इसकी जो रेटिंग होती है वह 30 मिली एम्पियर तक के रेंज में हुआ करती है। क्या होती है, 30 मिली एम्पियर तक के रेंज में हुआ करती हैं। इसका जब भी प्रयोग करेंगे एनर्जी मीटर के बाद और हम लोड के कनेक्शन से पहले करेंगे, एनर्जी मीटर के बाद और लोड के कनेक्शन से पहले करेंगे। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर। क्या करेंगे, आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर में यूज करेंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे विद्वान मित्रों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न। एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है, तो ये मेरी स्पष्ट हो गया, रिचार्जेबल बैटरी हो गई। और रिचार्जेबल मेरी कौन सेल होती है,
सेकेंडरी सेल होती है, ठीक है ना। और सेकेंडरी सेल का जो रासायनिक अभिक्रिया है वह क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह आप ध्यान दीजिएगा रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती हैं। यानी आप इनपुट के रिएक्शन से आउटपुट और आउटपुट के रिएक्शन से इनपुट, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस, इस तरीके से आप दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी दक्षता भी क्या होती है, बढ़िया होती है। तो हमारा यहां जो है राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक सेल। आपका ड्राई सेल भी रिचार्जेबल नहीं है, वोल्टाइक भी नहीं है, प्राइमरी सेल तो रिचार्जेबल होता ही नहीं है। द्वितीयक का एग्जाम्पल क्या है, आपका लेड एसिड सेल, ठीक है। फिर आपका कौन सा है, निकेल कैडमियम सेल। ये सब आपके एग्जाम्पल हैं किसके साथियों, रिचार्जेबल सेल के, सेकेंडरी सेल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला कह रहा है अस्थिर धारा प्रणाली की तुलना में अस्थिर वोल्टेज में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय। तो साथियों कांस्टेंट जो हमारी धारा प्रणाली है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब आप चार्ज कर रहे होते हैं उस समय मेरा धारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो आपकी कांस्टेंट वोल्टेज प्रणाली है उसमें हम लोग वोल्टेज के मान में कोई भी बदलाव नहीं होने देते, मेरा वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट मेंटेन रहता है। अब यहाँ गौर करिएगा कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रणाली में क्या होती है, यहाँ का जो चार्जिंग समय है, यहाँ जो आपका चार्जिंग टाइम लगता है उससे फास्ट कहाँ होता है, कांस्टेंट वोल्टेज में। और कांस्टेंट वोल्टेज में कितनी हो जाती हैं, तो हमारी इसकी अपेक्षा आधी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आधा समय मात्र हमारा कहाँ लगता है, तो आपका साहब कांस्टेंट वोल्टेज में लगता है। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड जो है ये आपकी फास्ट चार्जिंग मेथड है, एक तरह से बूस्ट चार्जिंग मेथड है। इसीलिए हम लोग कौन सा उत्तर ले लें, ऑप्शन नंबर ए ले लें। अस्थिर करंट की तुलना में मेरे कांस्टेंट वोल्टेज वाले में क्या होता है, मेरी हाफ समय हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, अगला प्रश्न। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, अस्थाई चुंबक का मतलब ही होता है परमानेंट मैग्नेट। और मेरी जो परमानेंट मैग्नेट होगी स्वाभाविक रूप से उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यह न जल्दी मैग्नेटाइज होगा, जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगा, और जब हो गया तो फिर आपका जल्दी डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी सबसे अच्छी बात है इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। हमारा जो पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, हमारी जो डीसी मशीन है, इन सारे जगहों पर हम लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। इस पदार्थ का जो बीएच लूप होता है वह भी आपका क्या होता है, हमारा जो बीएच लूप होता है यह भी चौड़ा होता है, जिसके कारण इसमें हिस्टैरिसीस हानि पीएच क्या होती है, डेफिनेटली हमारी अधिक होती है, हालांकि आपके सॉफ्ट से अधिक होती हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है निम्नलिखित में दो हानियों में से किसे एक साथ कोर हानि कहते हैं। तो मेरी कोर हानि होती है साथियों पीएच प्लस पी होती है। हिस्टैरिसीस लॉस का मान होता है KH BM टू द पावर 1.6 F इंटू भी वाट, ठीक है। और मेरी एडी करंट लॉस होती हैं KE BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर इंटू भी वाट। ये T हमारी थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है, यह क्या है, मेरी थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है। और आप याद रखेंगे कि हम यहाँ से यह महसूस कर रहे हैं कि पीएच को घटाने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी गुणवत्ता का, ध्यान रखिएगा, अच्छी गुणवत्ता का चुंबकीय पदार्थ आपको प्रयोग में लेना पड़ेगा, जैसे CrGOS, जैसे सिलिकॉन, स्टील, ये सब का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन पी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थीन लैमिनेशन का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, थीन लैमिनेशन का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति मेरा सही उत्तर क्या हो गया, भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस लॉसेस, इस दोनों का योग क्या होता है, मेरी कोर लॉसेस होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान रखिएगा साहब, आपका यहाँ पर क्या होता है, यह जो लॉसेस है पीआई, ये कांस्टेंट होती हैं, लोड से क्या होती हैं साथियों, लोड से स्वतंत्र होती है। क्या होती है, लोड से स्वतंत्र होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। विद्यार्थी जी BSPSCL वालों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए परेशान मत होइए। BSPSCL की अभी तक में 68 टेस्ट फुल हो गई है। 68 का मतलब आप समझ रहे हैं, 6800 क्वेश्चन, 6800 क्वेश्चन में 3400 क्वेश्चन ननटेक का। ठीक है ना, 6800 में आपका क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, हमारी 3400 क्वेश्चन ननटेक की और 3400 क्वेश्चन टेक का हो गया है। इसको आप कम समझते हैं, बाकी हम सब सैटरडे को एक दिन सप्ताह में फुल टेस्ट चला ही रहे हैं और ये चलेगा, आपके एग्जामिनेशन तक चलेगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, आप लोग रिवीजन करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपकी तैयारी कमजोर नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन का भी सूचना जैसे ही आता है आपके बीच रखा जाएगा। ऑलमोस्ट आप ये मानकर चलिए कि अगर होली से पहले टेंडर क्लियर होता है, जैसे कि सूचना कही जा रही है, आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई लीगल नोटिस है नहीं जो मैं सबूत आपको दिखा सकूं, लेकिन जो सूचना बताई जा रही है, विभाग में जो बातें चल रही हैं, उस आधार पर हमसे ज्यादा तो लाखों यूट्यूबर्स आपको सूचना देते हैं, हम तो सूचना देने में भी कमजोर हैं। ठीक है ना, तो इस लेकर के क्या होता है साथियों, ध्यान रखिएगा कि वो भी जो जानकारी है वो यही जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगर होली से पहले टेंडर फाइनल हो जाए तो श्योर हो जाइए कि हमारा क्या हो जाएगा, अप्रैल में एग्जाम होने की चांसेस बन जाती हैं। ठीक है ना, तो अभी जो यह भी टेस्ट चल रहा है, इसमें से भी तो आपको BSPSCL में फायदा है। यहां से भी तो 50% क्वेश्चन कहाँ है, BSPSCL में आने वाले हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, चलिए साहब, टेस्ट बिल्कुल बंद नहीं किया गया है, समझ गए कि नहीं, ध्यान रखिएगा, टेस्ट बंद नहीं किया गया है। टेस्ट सैटरडे को चल रहा है और सेशन 8 भी हम ऑनलाइन में लॉन्च किए हुए हैं, समझ गए कि नहीं। और आपको विश्वास नहीं है तो इसी सैटरडे का देख लीजिए, एक दिन पहले का टेस्ट 68 का डिस्कशन इसी चैनल पर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए साथियों जितना पॉसिबल है उतनी सेवा हम आपकी जरूर कर रहे हैं। ठीक है, 3 दिन सप्ताह में करना संभव नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा ही जो आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद को अगर हम ग्रहण करें तो 3 दिन करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि परीक्षा तो हो नहीं रहा है और तुम जो है कोर्स बेच रहे हो, परीक्षा तो हो नहीं रहा है, तुम जो है सो टेस्ट करा रहे हो, परीक्षा तो हो नहीं रहा है, तुम डिस्कशन करा रहे हो। तो हम तो आपका ही आज्ञा का पालन करते हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आप जो आदेश हमको देते हैं वही हम करते हैं। तो आपकी जो आज्ञा होगी आपके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। तो चलिए अभी आदेश हो तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब मेरा क्या है, वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, आइए साहब, वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारा संबंध होता है, गौर करिएगा, हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर बराबर होता है आपका आभासी शक्ति। क्या होता है आपका आभासी शक्ति, अब बटा हमारी क्या हो जाती है वास्तविक शक्ति। क्या होती है आभासी शक्ति बटा क्या हो जाती है वास्तविक शक्ति।
आभासी शक्ति हमारी होती है वी आई कॉस फाई। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो पावर फैक्टर है इसमें आप ध्यान रखिएगा, होता है मेरा वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। उल्टा लिखा गया था, क्या होता है? वास्तविक बटे आभासी शक्ति। ठीक है ना? और हम यहां से देखें तो मेरी वास्तविक शक्ति है वी आई कॉस फाई और आभासी है वी आई, कट के क्या हो गया? कॉस फाई हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं वास्तविक शक्ति निकालना तो क्या कीजिएगा, यहां से देखिए तो मेरा रिलेशन निकला, क्या निकला? वास्तविक शक्ति बराबर आप लिख दीजिएगा आभासी गुना, कोना कोनी गुना करिए, वास्तविक बराबर आभासी गुना पावर फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा आभासी शक्ति गुना आपका पावर फैक्टर। तो हम राइट आंसर क्या दे दें साहब? आभासी शक्ति को पावर फैक्टर से गुना करना पड़ता है। तो मेरा पावर फैक्टर यानी ऑप्शन नंबर क्या है? आपूर्ति गुणक नहीं, पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और आप गौर कर लीजिएगा मेरे पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान कब मिलता है? जब मेरी लोड कैसी हो? जब मेरी लोड कैसी हो? रेसिस्टिव हो। कैसी लोड हो? रेसिस्टिव लोड हो। तो इस समय मेरा पीएफ क्या होता है? 1 होता है। मेरे फेज एंगल का मान 0 डिग्री होता है और यही मेरी क्या होती हैं? मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती हैं? यही मेरी क्या होती हैं? मैक्सिमम वैल्यू होती हैं। तो राइट आपका आंसर क्या हो गया? पावर फैक्टर से जब हम आभासी शक्ति को गुना करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? वास्तविक शक्ति मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं साहब, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा मजेदार प्रश्न है श्याम जी, इसी तरह से मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। समझ गए कि नहीं? सारी मेहनत आपकी क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी, सब कुछ आपका पॉसिबल हो जाएगा। बस आप एक बार सफल हो जाइए, बेहतर से बेहतर चीजें आपके जीवन में होगी। चिंता नहीं करिए, बस थोड़ा सा इंतजार है, जीवन बेहतर होगा ही होगा। कोई नहीं रोक सकता है बेहतर जीवन को। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है? मेरी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है एक्सएल वह होता है 2 पाई एफ एल। यहां से देखा आपने एक्सएल मेरा क्या है? एफ का समानुपाती है। इस एक्सएल का भी एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? ओम होता है। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर तो आपको मिल गया कि एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है। इसी को ऐसे घुमा के पूछा जाए तो आप एक्सएल बराबर क्या लिखिएगा? ओमेगा एल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ओमेगा एल। और ओमेगा ही मेरा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। इसको रेडियन प्रति सेकंड में हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसे क्या करते हैं? रेडियन प्रति सेकंड में हम व्यक्त करते हैं। चलिए अब जो है यहां पर हम एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए एक्सी बराबर 1 बाय ओमेगा सी, क्या होता है एक्सी बराबर 1 बाय ओमेगा सी? ये मेरी क्या है साथियों? ये मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। यह क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, और इसका मान कितना होता है? 1 बाय 2 पाई एफ सी होता है। क्या होता है? 1 बाय 2 पाई एफ सी। इसका भी यूनिट क्या हो जाता है साथियों? ओम हो जाता है। क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा 3 समान 2 वोल्ट के सेल के आर पार 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी 1000 ओम का प्रतिरोध है और 3 सेल आपकी कैसी हैं? यहां पर देख लीजिए पैरेलल हैं। 3 की 3 सेल आपकी कैसी हैं? पैरेलल। तो सबका मान 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। आप जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज मेरा क्या होता है? सेम होता है। तो जब मेरा वोल्टेज सेम है तो मुझे बताइए धारा का मान आप क्या जानते हैं? V बाय आर जानते हैं। V तो 2 ही है लेकिन R आपका कितना है? 1000 है। अब जरा सिंप्लीफाई करके मुझे बता दीजिए विद्वान मित्रों, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी से जवाब दीजिएगा, सबसे बेहतर यही होगा।
ठीक है, सबसे मजेदार क्वेश्चन है। 2/1000 हो गया तो 2 गुना 10 के पावर -3 लिखिएगा, यानी 2 मिली एम्पेयर इसको कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित 3 फेज स्टार। साथियों 3 फेज स्टार की बात हो रही है, ये हमारा स्टार है, इसी में आपका कॉमन पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, जहां पर तीनों फेजेज आके जुड़ी रहती हैं। ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये हमारा क्या है? बी फेज है। आप सब जानते हैं आर, वाई और बी ये भारत में पॉजिटिव सीक्वेंस होता है, इसी को लेकर हम चलते हैं। 3 फेज के फेजों का निरूपण आर, वाई, बी में किया जाता है। यह जो तार मेरी है वह कौन सी तार है? यह न्यूट्रल की वायर है। इस न्यूट्रल वायर की मोटाई आपके फेज तार के व्यास से क्या होती है? फेज के तार के व्यास से आधी होती है। क्या होती है? फेज के तार के व्यास से आपकी आधी होती है। क्या होती है साहब? फेज तार के व्यास से आधी होती है। यह सदैव ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब जरा गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करिए। फेज तार के व्यास से यह आधी है, और तो और हमने यहां भले यह तस्वीर आपको मोटी दिख रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे फेज के व्यास से क्या होती है? आधी होती है। इस न्यूट्रल का काम होता है रिटर्निंग करंट प्रदान करना। क्या काम होता है? रिटर्निंग करंट प्रदान करना, रिटर्निंग करंट को पाथ देना, रास्ता देना, ठीक है। अब चलिए साहब हम यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी 30 एम्पियर, अब यहां लाइन करंट जो होती हैं वह फेज करंट के समान होती हैं। लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, और फेज वोल्टेज बराबर लाइन बटा √3 होता है। आपसे कहा है लाइन धारा 30 है, तो फेज धारा भी क्या होगी? जब दोनों एक दूसरे के बराबर, लाइन भी 30, तो स्पष्ट है मेरा फेज भी क्या हो जाएगा? 30 ही हो जाएगा। तो हम किसके साथ चलें? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलें। किसके साथ चलेंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थी जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है पी टाइप के सेमीकंडक्टर में डोपिंग। सबसे पहले तो समझिए डोपिंग जो की जाती है यह क्या होती है साहब? तो हमारी चालकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी, यानी अशुद्धि को, ध्यान रखिएगा, अशुद्धि को कहाँ मिलाना? अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक में मिलाना। शुद्ध अर्धचालक में मिलाकर उसकी चालकता को बढ़ाना, उसकी चालकता को बढ़ाना, यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। और हम लोग डोपिंग 2 तरह का करते हैं। एक हम करते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, एक हम करते हैं पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट जब डोपिंग कीजिएगा तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ट्राइवैलेंट कीजिएगा तो पी टाइप का बनता है। पी टाइप में मेरी होल अधिक होती हैं, इलेक्ट्रॉन कम होता है। एन टाइप में मेरी इलेक्ट्रॉन अधिक होती हैं, मेरा होल क्या होता है? कम होता है। तो मेरा राइट आंसर अब यहाँ क्या होगा? हमारी ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी की बात हो रही है। ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी होता है इंडियम बोरान। आपका क्या होता है ट्राइवैलेंट? ट्राइवैलेंट आपका होता है इंडियम बोरान गैलियम एल्युमिनियम। क्या सब होता है? इंडियम बोरान गैलियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब हमारी क्या होती हैं? आपका निश्चित रूप से ट्राइवैलेंट होती हैं। तो हम लोग इसका यूज करेंगे इंडियम का। ये एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब हमारी क्या है? पेंटावैलेंट हैं। क्या है? पेंटावैलेंट हैं। यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 क्या है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा साथियों, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग साहब इस पेंटावैलेंट का प्रयोग एन टाइप में करते हैं, और ट्राइवैलेंट का प्रयोग कहाँ करते हैं? पी टाइप में करते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी यह सेट जो है
वो आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर, ठीक है। और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर CBT 2 के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप का ट्रेड टेस्ट 75 क्वेश्चन का सेशन 1 है, वहीं पर यह मिलेगा ऑनलाइन में। ऑफलाइन में यह क्वेश्चन प्रतिदिन हमारे बाजार समिति और किसान कॉलेज स्टोरेज सेंटर पर संचालित हो रही हैं टेस्ट। 11:45 से लेकर 12:45 में ट्रेड का और 10 बजे से लेकर 11:30 के बीच में CBT 2 सेक्शन A का 100 क्वेश्चन वाला प्रतिदिन चल रहा है। आज तीसरा टेस्ट हो रहा है, ठीक है। 2 टेस्ट हुआ जिसमें दूसरे का डिस्कशन अभी है, तीसरा टेस्ट जो आज कंडक्ट होगा उसका डिस्कशन कल सुबह हम लोग करने वाले हैं। तब डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान समान डायोड की तुलना में कम होता है उसे किस नाम से जानते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये हमारी जीना डायोड होती हैं और मेरी जीना डायोड साथियों ध्यान रखिएगा, आपकी जो जीना डायोड है यहाँ जेड के जैसा हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? जेड के जैसा मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और ये सदैव किस बायस में काम करती है? यह रिवर्स बायस में काम करती है। क्या करती है? रिवर्स बायस में काम करती है। रिवर्स बायस का मतलब आप समझते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाए तो यह रिवर्स बायसिंग कहलाती है। सेमीकंडक्टर डायोड रिवर्स बायस पे काम नहीं करता है, लेकिन मेरी जीना डायोड क्या करती है? रिवर्स बायस पे काम करती है। वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में हम इसको क्या करते हैं? प्रयोग में लेते हैं। और यह वोल्टेज रेगुलेटर में भी क्या किया जाता है? प्रयोग में लिया जाता है साथियों। तो मेरा जवाब हो जाएगा जेनर डायोड। ये पीएन डायोड तो सिंपल डायोड सेमीकंडक्टर डायोड है, फॉरवर्ड में काम करता है। आपका एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड यह भी क्या कर रहा है? फॉरवर्ड में काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जेनर डायोड। टेस्ट में एक ट्रांजिस्टर खुले स्विच के रूप में काम करता है। देखिए मेरे ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग क्षेत्र है उस पर अगर हम चर्चा कर लें तो हमारी कट ऑफ रीजन में जब मेरी ट्रांसफर होती हैं तब यह कैसे व्यवहार करती हैं? ओपन स्विच के रूप में व्यवहार करती हैं। और इस कट ऑफ रीजन में क्या होता है? एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। ध्यान रखिएगा, हमारी इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों आपकी रिवर्स बायस में होती हैं, तब यह स्थिति बनती है। अब आपके मन में आएगा सर सैचुरेशन में क्या होगा? तो देख लीजिए साहब, सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड में हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? आपका बेस इमीटर भी फॉरवर्ड में और हमारी कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड में। और इसमें आपका कैसा बन जाएगा? क्लोज्ड स्विच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोज स्विच बन जाएगा, ठीक है। एक्टिव रीजन में क्या होता है यह भी आपके मन में आएगा। तो एक्टिव में एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स होता है। तो एक्टिव रीजन में क्या हो जाता है? मेरा इमीटर बेस क्या होती है? फॉरवर्ड बायस में होती हैं और मेरी कलेक्टर बेस क्या होती हैं? रिवर्स बायस में होती हैं। इस दौरान जो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वह कैसे व्यवहार करता है? एम्पलीफायर की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। इनवर्स एक्टिव में जो है आपका इमीटर बेस हो जाता है रिवर्स बायस और आपका कलेक्टर बेस हो जाता है फॉरवर्ड बायस। यह किसी काम का नहीं है, इसका कोई अप्रोच नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है कट ऑफ रीजन। तो आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पलट के पूछ दे एक्टिव रीजन में क्या स्थितियां बनती हैं। तो एक्टिव में इमीटर बेस फॉरवर्ड होती हैं, कलेक्टर बेस रिवर्स होती है। सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड होता है, क्लोज स्विच होता है। इनवर्स एक्टिव रीजन में इमीटर बेस रिवर्स और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड होती हैं। कट ऑफ में इमीटर बेस आपका होता है साहब रिवर्स और कलेक्टर बेस भी क्या होता है? रिवर्स होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी फिलहाल तैयारी करिए, बाकी चीजों पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि जो समय है वो सिर्फ तैयारी करने का है, कंफ्यूज होने का नहीं है। समझ गए कि नहीं? इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।
निगेटिव मार्किंग होती हैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन जो मेरिट का अंक है उसी पर होगा, यहाँ नहीं होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और क्वालिफाइंग नेचर का जो स्थिति बना है तो इसमें आपको मिनिमम मार्क्स उतना अचीव करना पड़ेगा, तभी सीबीटी 2 के सेक्शन बी की ए की कॉपी चेक होगी। ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसको नॉर्मलाइज करके मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, समझ गए। लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहां भी है। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है। कह रहा करंट आई का मान निकालिए, तो हम लोग यहाँ पे केवीएल का इक्वेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4i, ठीक है, माइनस 6 माइनस 2i बराबर 0। बताइए, आपका 4 माइनस आपका हो गया 6i बराबर 0। अब यहां से आइए, 4 बराबर 6i, यहां से आई क्या लिखिएगा, 4/6। जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डियर फ्रेंड? क्या मेरा मान हो जाएगा 0.667 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा साहब, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसीलिए क्या हो गया माइनस। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस रहता तब हम 6 को क्या लेते, पॉजिटिव में लेते, 6 को क्या लेते, प्लस में लेते। अगला प्रश्न देखिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारी क्लासेस रेगुलर आपकी संचालित हो रही है। हमारा साहब बैच का नाम है बूस्टर रिवीजन बैच, जो एलपी सीबीटी 2 के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन में मात्र 199 रुपए में, ऑफलाइन में ये क्लासेस शाम 4 से 6 के बीच में आज से होंगी आपके बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग सेंटर पर, ठीक है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीबीटी 2 की स्पेशल क्लासेस आरंभ हुई हैं। यह भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर 199 रुपए में उपलब्ध है। शाम 6 से 8:30 के बीच में यह क्लासेस होंगी, और 599 में सिर्फ आपकी ऑफलाइन बेसिक साइंस शशांक सर पढ़ाएंगे, और ड्राइंग मैं आपकी क्लासेस लूंगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान से 7070177240 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 200 मेरी डेसिमल संख्या तक की गणना के लिए एक काउंटर के निर्माण के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी? तो देखिए साहब, हमारी क्या है, फ्लिप फ्लॉप की न्यूनतम संख्या। तो फ्लिप फ्लॉप की जो न्यूनतम संख्या है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है n लेस देन इक्वल टू 2 के पावर क्या होता है, n होता है। क्या होता है मेरा, कैपिटल N लेस देन इक्वल टू 2 के पावर n होता है। अब आप यहां एनालाइज करिए, यदि हमारा क्या हो जाए, स्मॉल n 8 होता है, तो 2 के पावर आप n यानी 2 के पावर 8 लिखते हैं, 256 मिलता है, यानी अप्रोक्सीमेटली यह एक्सेप्टेबल है ना। यानी आप 200 तक की गणना करने के लिए कम से कम कितना लीजिएगा, 8 फ्लिप फ्लॉप लीजिएगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका 8, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सभी डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी हमारी मोटर्स हैं सबके लिए डबल अर्थिंग क्या है साहब, जरूरी है। और आप जानते हैं यह डबल अर्थिंग जब की जाती हैं तो पैरेलल में की जाती हैं, समांतर में की जाती हैं। समांतर में करने से मेरा लीकेज करंट को रास्ता बेहतर मिलता है, और मेरी क्या होती हैं, रेजिस्टेंस के मान में कमी आती है। क्या होती हैं साहब, मेरे रेजिस्टेंस के मान में कमी आती हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मेरा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है मेरा अगला प्रश्न? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का पाइप अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं? ठीक है, आइए साहब, इसका हम लोग पाइप अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो साहब पाइप अर्थिंग के लिए हम जमीन में कम से कम 3.75 मीटर की गहराई तक ले जाने का प्रयास पाइप को करते हैं। 38 mm के व्यास वाली, हमारी न्यूनतम व्यास वाली गैल्वेनाइज्ड आयरन की क्या होती है, पाइप होती है। इस पर जस्ते का क्या होता है साहब, लेप लगा होता है। जस्ते का लेप लगे होने से
यह जंग रोधी होता है। मेरा उत्तर क्या हो गया, जल्दी बताइए साहब, GI की रड। तो क्या जवाब देंगे, ठोस की खोखली। यही दोनों जगह पर आप परेशान होते हैं, मुझे फटाफट बता दीजिए, ठोस की खोखली, विच टाइप ऑफ GI रड। साहब जी हॉलो स्ट्रक्चर का हम लोग GI रड लेने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है CTS वायरिंग में, CTS वायरिंग में CTS का क्या अर्थ है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। CTS का पूरा अर्थ होता है आपका केबल टायर शीथड, ठीक है ना। यह हम लोग कहाँ यूज करते थे, यह हम लोग यूज करते थे साहब आपका क्लीट वायरिंग में हम लोग यूज करते थे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है, कंसील कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग करना शुरू किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंसील कंड्यूट का यूज करना शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर वाहन की चाल को दर्शाता है, जबकि डैश मोटर की चाल को। तो टेकोमीटर एक यंत्र है जो मोटर की गति को क्या करता है, मापने का काम करता है। मैग्नेटोमीटर यह आपके फ्लक्स की दिशा व परिमाण को मापने का काम करता है। साहब जी आपका बैरोमीटर ये दाब मापने का काम करता है, ठीक है। मेरी अल्टीमीटर, जरा बताइए मेरे विद्वान मित्रों, ये अल्टीमीटर क्या है। यह अल्टीमीटर ऊंचाई, यह क्या करती है, ऊंचाई या तो हाइट मापेगा, या नहीं तो क्या करेगा, हमारे समुद्र तल से किसी बिंदु की दूरी, या क्या करेगा, समुद्र तल से किसी बिंदु की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टेकोमीटर मोटर की गति हो गई, अल्टीमीटर आपका ऊंचाई या समुद्र तल से किसी बिंदु की दूरी हो गई, बैरोमीटर दाब मापने के लिए हो गया, मैग्नेटोमीटर फ्लक्स की दिशा व परिमाण के लिए हो गया, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेकोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है। मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी प्रकाश है, क्या है, एक वर्णी। और ये एक वर्णी प्रकाश यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पीले रंग का, तो यह पीले रंग का प्रकाश कौन देता है, सोडियम वेपर लैंप देता है। साथियों ध्यान रखिएगा, सोडियम वेपर लैंप का CRI सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, और यह स्लो लैंप भी है। 10 से 15 मिनट में क्या होता है, 10 से 15 मिनट में फुल डिस्चार्ज जब हमारी होती हैं, ठीक है ना, तब जाकर के आपका यह पीला रंग देता है। नहीं तो शुरुआत में यह आपका क्या देता है, लाल गुलाबी प्रकाश देता है। और तो और इस सोडियम वेपर लैंप के बारे में ध्यान दें, यह भी एक प्रकार का क्या है, गैस डिस्चार्ज लैंप है। क्या है साथियों, गैस डिस्चार्ज लैंप है। और इस सोडियम लैंप की विशेषता है साथियों, इसका वर्किंग आवर की बात करें, कार्यकारी आयु की बात करें, तो लगभग 3500 घंटे के आसपास हुआ करता है। और अगर हम देखें इसकी साहब जी क्या होती है दक्षता, तो इसकी दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट के बीच हुआ करती है। क्या होती है, 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट के बीच हुआ करती है। तो हम लोग उत्तर क्या दे दे, सोडियम वेपर लैंप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाँ सही कहा साहब आपने कि हम लोग हॉरिजेंटली इसका यूज करते हैं, वर्टिकली हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आपका हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो होती है उसको वर्टिकली यूज करने का काम करते हैं। इसका प्रयोग काफी ज्यादा कहाँ हो रहा था, तो स्ट्रीट लाइट में हो रहा था। हालांकि अब वहां भी LED बल्बों ने क्या किया है, अपने राज को एक छत्र कर लिया है। तो मेरा राइट आंसर है यहां पर आपका सोडियम वेपर लैंप। चलिए वायर गेज का प्रयोग चालक के किस चीज को मापने के लिए, तो वायर गेज इस तरह का गोलाकार हमारा स्टील का, कार्बन स्टील का बना हुआ क्या होता है, एक उपकरण होता है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, आपके छिद्र हुआ करते हैं, होल की संरचना रहती है इस टाइप से।
इसी स्टेप से अलग 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 अलग, ठीक है। तो यह जो होल होती हैं उसी में हम लोग कंडक्टर को इन हाउस करके कंडक्टर का क्या करते हैं, व्यास मापने का काम करते हैं, उसकी मोटाई मापने का काम करते हैं, उसकी थिकनेस मापने का काम करते हैं। तो हालांकि इंसुलेशन के साथ नहीं, इंसुलेशन के अलावे मापने का करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास डायमीटर किसका साहब, हमारे कंडक्टर का। और ध्यान रखिएगा 0 से लेके 36 तक की संख्या में यह होता है। और SWG नंबर को जो आप लेते हैं अगर वह अधिक होगा, ध्यान रखिएगा SWG नंबर अधिक होगा, निश्चित रूप से मेरी मोटाई क्या होगी साहब, मेरी मोटाई कम होगी, मेरा प्रतिरोध उच्च होगा, धारा कम जाएगी। अगर मेरा SWG नंबर आपका क्या होता है, कम होता है, मेरी मोटाई क्या होगी साहब, अधिक होगी, मेरा प्रतिरोध कम होगा, मेरी धारा क्या होगी, उच्च होगी, अधिक धारा का प्रवाह होगा। तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखना। और इस SWG का पूरा नाम क्या होता है साथियों, स्टैंडर्ड, क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। और ये स्टैंडर्ड वायर गेज हमारे मोटाई को mm में कैसे मापता है, mm में मापता है। अमेरिका में होता है AWG, इसका नाम होता है अमेरिकन वायर गेज। क्या होता है, अमेरिकन वायर गेज होता है। यह भी हमारी मोटाई को mm में ही व्यक्त करता है। किस में व्यक्त करता है, mm में ही व्यक्त करता है, मिलीमीटर में ही व्यक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मैं इसीलिए स्क्रीन पर से हट रहा हूं ताकि आप सब लोग बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, स्टे वायर किस प्रकार का विद्युत रोधक का प्रयोग करता है। मेरे विद्वान मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके बीच है, समझ गए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा स्टे वायर, स्टे वायर सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा, अंतिम खंभे को सहारा देने के लिए यूज करते हैं। यहां आपकी क्या होती हैं, हमारी गे इंसुलेटर होती हैं। इस गे इंसुलेटर को हम लोग एग इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग जो हैं साथियों स्टे इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इस तार का एकमात्र काम क्या है, मेरे खंभे को झुकने से बचाना, यानी खंभे को सहारा प्रदान करना। क्या करना, खंभे को सहारा प्रदान करना, इसका क्या होता है, काम होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेरा राइट आंसर क्या होगा, एक प्रकार का। ठीक है, सस्पेंशन टाइप का हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। 765 केवी तक की क्षमता होती है, 33 केवी से लेकर के। साइकिल जो है यह आप जो है कहाँ यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल जहां पे हमको शिफ्ट करना हो, टर्निंग जहां पर हो वहां पर यूज करते हैं। इसकी क्षमता कम होती है, 11 केवी से कम के लिए 1000 वोल्ट से कम के रेंज में भी यूज करते हैं। पिन टाइप मेरा 33 केवी का है। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में हम लोग इसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और ये पिन टाइप जो है हमारे कंडक्टर को संभालने, उसके इंसुलेशन को हमारे अर्थ के साथ फॉल्ट होने से भी बचाने का काम करती है। मेरा राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की भूमिका किससे सुरक्षा। देखिए आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर से तेजी से मेरी धारा का प्रवाह हो रहा है। आप टच में आएंगे तो आप अपने जीवन से हाथ धो लेंगे। क्या करेंगे, अपने जीवन से हाथ धो लेंगे। ऐसी परिस्थिति में इसके ऊपर यदि हमने क्या किया है, ये इंसुलेशन का लेयर ऐसे चढ़ा दिया है तो क्या होगा, टच में आने के बाद ही विद्युत का झटका हमको नहीं लगेगा, हम सेफ और सुरक्षित महसूस करेंगे। ऐसी परिस्थिति में साथियों आप समझ गए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से, वैद्युत चालकता से, है ना, विद्युत संवहन से सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इंसुलेटर का साथियों प्रयोग कर रहे हैं। और इंसुलेटर जब भी होती हैं उसका प्रतिरोध उच्च होता है, 1 मेगा ओम से अधिक मान की होती हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इसको मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं उसका नाम मेगर है।
या हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। लैमिनेटेड कोर या आर्मेचर में कौन सी हानि कम होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। लैमिनेटेड कोर या आर्मेचर में हम सब लोग समझ रहे हैं मेरी क्या होती है, लैमिनेटेड या कोर हो गया तो लेमिनेशन हम जैसे कर दिए तो क्या हो जाएगा साहब, एडी करंट लॉस आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी एडी करंट लॉस जो होती है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के वर्ग का समानुपाती होती है। तो जितना मेरा पतला लेमिनेशन होगा मेरी एडी करंट लॉस उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमारे लिए उतना क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण के लिए हमारी जो फ्लक्स मेथड है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, शंट में मेरा जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके साथ एक वेरिएबल रजिस्टर को हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं, और इसके कारण क्या होता है, मेरे फ्लक्स के मान में होती है कमी। और आप सब जानते हैं मेरा स्पीड विथ कर्मानुपाती होता है मेरे फ्लक्स का। फ्लक्स जब कम होती है तो नेचुरली मेरी गति बढ़ती है। तो आप फ्लक्स कंट्रोल मेथड से हमेशा समान गति से ऊपर का ही गति डेवलप कर सकते हैं, बढ़ाने का तो कोई चांस ही नहीं है, फ्लक्स के घटने का ही चांस है। और घटने का जब चांस है तो हम नेचुरली क्या होगा, मेरी स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सीटी में प्राइमरी टर्नों की हमेशा संख्या, तो ध्यान रखिएगा साहब, ये मेरा अमीटर लगा हुआ है, ये मेरा आपका क्या है, सेकेंडरी वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ कपलिंग का सिंबल हमने दे दिया, और ये मेरी क्या है, प्राइमरी है जो हाई वोल्टेज एंड हाई करंट के सेगमेंट से जुड़ी हुई है। इसमें टर्न आप देख रहे हैं बहुत ही कम होती हैं, समझ गए क्या होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। दोनों के टर्न के रेशियो की बात करें 1:5 होता है। एक अगर मेरा प्राइमरी में है तो 5 गुना उसका कहाँ पर होगा, सेकेंडरी में होगा। क्या होगा, 5 गुना सेकेंडरी में होगा। ऐसे भी मेरी जो करंट ट्रांसफार्मर है एक प्रकार की स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसका प्रयोग हम लोग उच्च धारा को मापने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं साहब। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की संख्या, प्राइमरी के टर्न की संख्या हमेशा क्या होती है, द्वितीयक टर्नों से कम होती है। क्या होती है, द्वितीयक टर्नों से कम होती है। चलिए अगला कह रहा है, जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर हो, जब R2 X2 के बराबर हो, तो मेरे 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और लेकिन यही R2 जब SX2 के बराबर हो तो मेरे 3 फेज इंडक्शन मोटर में मेरी रनिंग टॉर्क क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम उत्तर कौन सा दे दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिकतम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा अधिकतम। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है आई नियम का क्या उद्देश्य है। जो मेरा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है साथियों, ठीक है ना, जो मेरा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके आधार पर आप क्या जानते हैं। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के आधार पर हम लोग जानते हैं कि यह नियम हमें सुरक्षा प्रदान करता है। किससे साहब, तो अपने जीवन की भी सुरक्षा के लिए बताता है, गाइड करता है। उपकरण की भी सेफ्टी, क्या है, उपकरण की भी सुरक्षा, साथ ही साथ आप संरक्षित एप्लीकेशन कर सकें, यानी बिना नुकसान के आप कार्य कर सकें, इन सारी बातों की जानकारी देता है। तो राइट आंसर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम घर की वायरिंग जब करेंगे तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 को पालन करके करेंगे। क्या करेंगे, IE 1956 का पालन करते हुए तब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है साहब, आइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा किधर से किधर प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखिएगा साहब, हमारे धारा प्रवाह के परंपरागत स्रोत के आधार पर
अब इसमें ध्यान दीजिएगा, धारा प्रवाह के परंपरागत स्रोत, तो हम सब जानते हैं मेरी करंट हमेशा क्या होती है, हायर पोटेंशियल से, क्या होती है, हायर पोटेंशियल से सदैव यह किधर को आती हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ आती हैं, ठीक है। तो यानी धनाग्र से ऋणाग्र की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो मेरा यह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। हमेशा ध्यान रखिएगा, धारा की दिशा के क्या होती है, धारा की दिशा के विपरीत आपकी इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। मेरे विद्वान साथियों, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, ठीक है। और इसे मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर को सदैव परिपथ के साथ कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। अमीटर को सदैव परिपथ के साथ कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हैंड टूल का प्रयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीजों को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए साहब, किस हैंड टूल का प्रयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीज को पकड़ने के लिए, तार को मरोड़ने के लिए, काटने के लिए। जैसे तार को मरोड़ना हुआ, काटना हुआ, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा साहब, हमारा प्लायर्स ही वहां पर यूज किया जाएगा। फाइल जो है यह आपकी रेती है, इससे हम सतह को क्या करते हैं, तार्प बनाने का काम करते हैं, धार बनाते हैं, सतह को छीलते हैं। स्क्रू ड्राइवर जो है इसी को हम लोग पेचकस कहते हैं, इससे हम लोग पेंच को कसने, पेंच को खोलने का काम करते हैं। रैक आपका क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो हमारी क्या करता है, धूल से आपके खरपतवार को, है ना, खरपतवार को अलग करता है, ठीक है ना। यानी सफाई करने के लिए ये इस तरह से ऐसा 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 करके ऐसा वाला नहीं होता है, इस तरह का हमारा एक उपकरण होता है। जैसे खरपतवार है, घास फूस है, सबको आपको पकड़, मतलब एक एक करके सबको खींच करके साफ करना झाड़ू की तरह, तो उस तरह का ये एक उपकरण होता है रेक, जो साफ सफाई के लिए क्या होता है, उपयोग में लिया जाता है साथियों, ठीक है। चलिए, मिट्टी से घास वगैरह को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला मेरा प्रश्न है, ऑपेम्प का CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये CMRR कितना दिया हुआ है, ये 10 की पावर 3 है। मेरी डिफरेंशियल गेन कितनी है, 10 की पावर 3 है। अब आपसे पूछ रहा है कॉमन मोड गेन, तो जानते हैं क्या सूत्र होता है, मेरा कॉमन मोड गेन का सूत्र होता है ACM बराबर आपका होता है डिफरेंशियल गेन बटा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। 10 के पावर 3 बटे 10 के पावर 3 बराबर क्या हो गया, 1। तो हम उत्तर किसको ले लें, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और ऑपेम्प का अर्थ ही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कहां पर प्रयोग करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, मालूम है आपको। इसका प्रयोग हम लोग अपने कंप्यूटर में करते हैं, अपने जो आपकी कैलकुलेटर होती है उन सारे जगहों पर मैथमेटिकल अप्रोच को एनालाइज करने के लिए करते हैं। आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, ये सब के लिए हम लोग करते हैं। बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है साहब। जैसे ही यहाँ पे प्लस दिखा दिया जाए तो ये मेरी क्या होती हैं, यूनिडायरेक्शनल हो जाती हैं। क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। इसका तब आप दोनों दिशाओं से प्रयोग नहीं कर सकते। प्लस वाले में ही प्लस का कनेक्शन, इधर वाले में आप क्या करिएगा, माइनस का कनेक्शन करिएगा। ये मेरी क्या है, पोलराइज्ड कैपेसिटर है। क्या है, मेरी पोलराइज्ड कैपेसिटर है। और पोलराइज्ड कैपेसिटर का भी यूनिट क्या होता है, इसको भी मापते कैसे हैं हम लोग, फैराड में मापते हैं। कैसे मापते हैं, फैराड में। रेजिस्टेंस का सिंबल आप जानते हैं ऐसा होता है, इसका मात्रक ओम होता है। बैटरी का सिंबल हमारा इस तरीके से होता है, सेलों का समूह। कैपेसिटर को हम लोग सीधे ऐसा देते हैं। मेरी कैपेसिटर क्या होती हैं, बायलैटरल होती हैं, दोनों तरफ से प्लस किसी को माइनस किसी को आप कनेक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े आराम से आप दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप पोलराइज्ड को दोनों दिशाओं में यूज नहीं कर सकते। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 35 वोल्ट का सप्लाई दिया है और श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोध हमारे क्या हैं। ध्यान रखिएगा, ये इस तरह की हमारी स्थिति है, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम और यहाँ 3 किलो ओम, ठीक है। और इस जगह पर हमने क्या कर दिया है, तो 35 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। भी तो मेरा 35 है, नीचे 2 2 4 3 7 हो गया, लेकिन 7 इंटू 10 के पावर 3 हो जाएगा क्योंकि किलो ओम में है। अब जरा मुझे बता दीजिए व्हाट विल बी द वैल्यू डियर फ्रेंड। तो आर इक्विवेलेंट तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि मेरा 5 किलो ओम हो रहा है, लेकिन साहब जी हमारी 5 गुना 10 के पावर क्या हो गई, -3 हो गई, यानी 5 मिली एम्पियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कुल करंट का बात, ठीक है ना, तो मेरी कुल करंट कितनी हो रही है इन दिस सिचुएशन, 7, अच्छा और 2 2 4 3 7, तो 7 किलो ओम मेरा रजिस्टर हो गया, 7 किलो ओम मेरा रजिस्टर हो गया। अब 5 मिली एम्पियर मेरी करंट हो गई, तो 7 किलो ओम रजिस्टर, 5 मिली एम्पियर करंट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। गौर कीजिएगा, 2 2 और 3 सीरीज में तो जोड़ते ही हैं, तो टोटल क्या हो गया, 7 किलो ओम हो गया। अब मेरा जो वोल्टेज है वो 35 है, तो 35/7 गुना 10 के पावर 3, यानी 5 गुना 10 के पावर -3 हो गया, यानी 5 मिली एम्पियर मेरी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ है, यानी रो का मान किसमें उच्चतम होता है। तो आपके पास पोर्सिलिन है, निर्वात है, अभ्रक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, एपॉक्सी में होता है। ये उच्च उचालकता वाला हमारा क्या है साहब, पदार्थ है। तो जिसमें उचालकता उच्च होगी उसका डेफिनेटली आपकी क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध भी उच्च होगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। साथियों, टांका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डिंग फ्लक्स, तो हमारी सोल्डिंग फ्लक्स जो होती हैं वह क्या काम करती है, 2 तरह की है साहब, कोरोसिव और आपकी नॉन कोरोसिव। क्या है, कोरोसिव और नॉन कोरोसिव है, ठीक है ना। तो हम लोग सोल्डिंग में अलग अलग प्रकार के फ्लक्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, आपका साहब जी हमारा जैतून का तेल है, ये सब आपकी क्या होती हैं, नॉन कोरोसिव होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह क्या होती है, जिंक क्लोराइड वगैरह का लेप, ये क्या होता है हमारा, निश्चित रूप से कोरोसिव होता है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में टांका लगाने के लिए जो हमारी सोल्डिंग फ्लक्स है उसका मुख्य काम है सतह से ऑक्साइड को निकालना, जोड़ की शक्ति को बढ़ाना। बताइए जरा उत्तर, तापक्रम को बढ़ाना, कम करना, सबसे सुटेबल है ऑक्साइड को हटाना, सतह की सफाई करना, जिससे वहां क्या हो जाए, मेरा जंग वगैरह ना लगे और मेरी ज्वाइंट मजबूती के साथ क्या हो जाए, जब क्लीन हो गया, ठीक है, क्लीन हो गया तो जंग वगैरह से हमें क्या हो जाए, मुक्ति मिल जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न है श्रेणी संयोजन के लिए, तो जब कभी भी हम सीरीज रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो 2 ओम, 3 ओम और ये 5 ओम है, तो जरा इक्विवेलेंट बताइए क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 बराबर आपका 10 ओम हो गया। यानी इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 5 क्या है, इस तीनों में सबसे बड़ा है। अब हमारा जो इक्विवेलेंट हो रहा है वह सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो याद रखना, श्रेणी में क्या होती हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे अधिक प्रतिरोध से भी क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अगर यही पैरेलल होता तो सबसे छोटे से भी क्या होता, छोटा हो जाता। पैरेलल होता तो क्या होता, सबसे छोटे से भी हमारा छोटा हो जाता। तो राइट आंसर हम क्या दे दें, बी नंबर। अगला प्रश्न साथियों, 6 बैंड रजिस्टर कलर कोड में कौन सा बैंड तापमान गुणक को बताता है। तो 6 बैंड का जब मेरा प्रतिरोध है 1 2 3 4 5 और 6, तो छठा वाला मेरे टेम्परेचर को व्यक्त करता है। ये जो मेरा साहब 5वां है यह आपका टॉलरेंस को बताता है। मेरा जो यह चौथा है यह आपका क्या बताता है, मल्टीप्लायर। क्या बताता है, मल्टीप्लायर। अब बाकी शुरू का 3 जो है यह अंक को बताता है। यही मेरा स्थिति रहती है। तो अब आपका स्पष्ट हो गया, छठा क्या बताएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट को बताएगा। क्या बताएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट को बताएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा 50 हर्ट्ज की सप्लाई से 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर घूम रहे 6 पोल प्रेरण मोटर का स्लिप कितना होगा। तो हम लोगों के पास एनआर का मान 960 आरपीएम दिया है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज दे दिया है। अब हम यहां से एनएस निकाल लें। मेरे पास पोल कितना दे दिया है साहब, 6 दे दिया है। एनएस बराबर 120 एफ बाई पी करेंगे तो 120 गुना 50/6 मेरा मान 1000 आरपीएम आ जाएगा। अब यहां से स्लिप निकालते हैं। एनएस माइनस एनआर बटे क्या होता है एनएस, गुना हम 100 कर दें तो आपका 1000 माइनस 960 अब बटे आपका क्या हो जाएगा साथियों 1000। तो आपका क्या हो गया 40/1000 गुना 100, ये कट गया, आपका कितना आया 4%। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4% इज द राइट आंसर। चलिए मेरे विद्वान मित्रों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए सरकार। इस क्वेश्चन को भी तो हम लोगों ने देख ही लिया था ना, ये आपका 7 और 5। ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। तो स्पष्ट हो गया, मेरा यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पर काम करता है। स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होती है, स्पीड भी इसका क्या होता है, स्पीड भी आपका 3000 से लेकर के अगर मिक्सर ग्राइंडर में जाए तो 14000 आरपीएम तक यूज करते हैं। इससे भी अधिक इसका स्पीड हो सकता है। यह एक प्रकार का क्या है, सिंगल फेज एसी मोटर है। इसमें बिल्कुल संरचना किसके जैसी मिलती हैं, तो इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के जैसे मिलती हैं। इंडक्शन मोटर की रबिंग साउंड को कैसे रोका जा सकता है, तो रबिंग साउंड जो घर घर कड़कर की आवाज आ रही है, इसको हम लोग कैसे रोकते हैं, रेगुलर नियमित वहां पे लुब्रिकेशन करके। क्योंकि हमारी जो बियरिंग है अगर वो सूख गई है, वहां पर साहब आपका नहीं है मॉइस्ट नहीं है, दैट मीन्स वहां पर आपका विस्कस नहीं है, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, लुब्रिकेशन की कमी के कारण खड़खड़ गड़गड़ की आवाज आएगी, इरिटेशन होगा, समझ गए, बियरिंग के कटने की चांसेस भी बन जाएगी। लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण मूल क्षेत्र हमारे कुल क्षेत्र से कितना कम हो जाता है, 10%। कम से कम इतना जगह तो मेरा लेमिनेशन इंसुलेशन वाला कवर कर ही लेता है। ठीक है, लेकिन वो लगाना जरूरी होता है, नहीं लगाएंगे तो हमारी तार क्या होगी, शॉर्ट कर जाएगी, ये परेशानी होगी। कह रहा 3 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में 4 पॉइंट स्टार्टर का क्या मूल अंतर है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो है आप जानते हैं विशेष रूप से शंट मोटर के लिए, डीसी शंट मोटर के लिए प्रयोग किया गया है। अब 4 पॉइंट विशेष रूप से कंपाउंड के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी यह शंट में भी बहुत आराम से क्या होता है, प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन जो अंतर है वो ये है, गौर करिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमारी होल्डिंग क्वाइल जो है वह शंट फील्ड में कहाँ रहती है, आपके 3 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में 4 पॉइंट स्टार्टर की बात कह रहा है। तो शंट फील्ड सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, होल्डिंग क्वाइल को शंट क्षेत्र परिपथ से हटाने का काम करते हैं। 2 पॉइंट हमारा डीसी सीरीज में प्रयोग होता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। 2 पॉइंट कहां प्रयोग होता है, डीसी सीरीज में यूज होता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, अब हम लोग यहां चलते हैं साहब। अब क्या है, पृष्ठ धारा जनित्र में उत्पादित विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है। तो मेरी जो ईबी होती है ना, वह क्या होती है, अगर आप ईबी की बात छोड़िए, ईए को ही लीजिए, तो ईए क्या होता है, P/NZ बटा 60A होता है। तो ईए मेरा समानुपाती P का होता है, ये मेरा समानुपाती फाई का होता है,
ये मेरा समानुपाती n का होता है, ये मेरा समानुपाती z का। लेकिन मोस्टली हम क्या लेकर चलें, मेरी ये जो होती है कुंडलियों की संख्या, फ्लक्स, ठीक है, आर्मेचर के समांतर पथ की संख्या, और कह रहा क्षेत्र धारा समानुपाती पर जब आइएगा तो किसके किसके समानुपाती है, यहां देखकर जल्दी बताइए। ये मेरा समांतर पथ खत्म हो गया, क्षेत्र धारा खत्म हो गया, पोल करंट खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, मेरे सक्रिय कुंडलियों की संख्या। तो हम लोग कौन सा ले लें, देख लीजिए साहब, पोल फ्लक्स की बात। अच्छा, यहां कह रहा अक्रिय, तो अक्रिय तो नहीं होगा, क्या होगा साहब, गौर कीजिएगा, यहां पोल करंट नहीं होना चाहिए, यहां पोल फ्लक्स होना चाहिए। और पोल फ्लक्स जब यहां होगा और इस जगह सक्रिय रहता तब चल सकता था, यहाँ अक्रिय है तो इसलिए गलत हो गया, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी लेके चलेंगे। मेरा ये समानुपाती फाई वाला जो है, बस यही मेरा सही बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है, ये समानुपाती फाई सही बैठ रहा है। ये अक्रिय कुंडली है, अक्रिय में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, अनर्थ हो जाएगा। जब भी होता है कहाँ होता है, सक्रिय में होता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान रखना है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। किसी इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल की जाने वाली तापन विधि, तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस मेथड। क्या होती है, इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस मेथड का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। यहां पर साहब, यहां जो आपका अभ्रक हमारी जो साहब ध्यान रखिएगा, यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मेरी जो सोल प्लेट है उसको गर्म होना है। क्या होना है, सोल प्लेट को गर्म होना है। और सोल प्लेट को डायरेक्ट हीट नहीं मिलता, आप हीट कहाँ देते हैं, हमारी अभ्रक के ऊपर लपेटी गई नाइक्रोम की जो आपकी क्वाइल है वहां हीट जाती है, वहां से फिर संवहन माध्यम से मेरे सोल प्लेट को जाती है। तो डायरेक्ट मेरे सोल प्लेट को हीट नहीं मिलती है, इसीलिए यह कैसी विधि है, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन विधि है। क्या है साहब, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन विधि है। यह ध्यान रखिएगा साहब, क्या है, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, यह सेट जो अभी आपके बीच चल रहा है वह मिलेगा सेशन 1 इलेक्ट्रिकल ग्रुप ट्रेड रेलवे एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा। एप्लीकेशन का नाम है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा और आप टेस्ट भी दे सकते हैं, अपना स्कोर भी प्राप्त कर सकते हैं। 150 रुपए में यह टेस्ट आपको प्राप्त हो रही है ऑनलाइन में साथियों, और ऑफलाइन में भी यह टेस्ट हमारी संचालित हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन में भी हमारी टेस्ट क्या हो रही हैं, संचालित हो रही हैं। और यह टेस्ट ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर मिलेगी और ऑफलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह बाजार समिति सेंटर पर आप सभी को मिलेगी, ठीक है, जहां पर 11:45 से आयोजित हो रही है प्रतिदिन। और इलेक्ट्रिकल ग्रुप के 26 सेट का ये बुक आ गया है, 75 क्वेश्चन का सीबीटी 2 का, जिसमें 6 हमारे क्या हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के डिटेल सॉल्यूशन के साथ सेट हैं और 20 मॉडल सेट इसमें डाले गए हैं। ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, तो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। जरूर आगे बढ़ेंगे साहब, और इन सभी चीजों का आप क्या करिए, जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए मोटर का प्रकार कौन सा है। तो साहब जी, टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए जो सबसे अच्छा मोटर है वो कौन सा मोटर है, मेरा रिलक्टेंस मोटर है। कौन सा मोटर है, हैं हम लोग
टाइमिंग और कंट्रोल के लिए किसका यूज करते हैं? रिलक्टेंस मोटर का। और ये जो रिलक्टेंस मोटर होती हैं वह सिंगल फेज प्रकार की क्या है? हमारी सिंक्रोनस मोटर हैं। क्या है? सिंक्रोनस मोटर है। इसकी गति क्या होती है? ns बराबर 120 f/p होती है। क्या होती है? 120 f/p होती है। और गौर कीजिएगा विद्यार्थी जी कि यह सिंगल एक्साइटेड होती है। क्या होती है? यह सिंगल एक्साइटेड होती हैं, सिंगल एक्साइटेड होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यूनिवर्सल को मिक्सर ग्राइंडर में यूज करते हैं। सीरीज मोटर आप जान ही रहे हैं कहां यूज हो रहा है? ट्रैक्शन में हो रहा है, हमारा क्रेन में यूज हो रहा है, जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क हमको ज्यादा चाहिए वैसे जगहों पर क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट के परिमाण को क्या कहा जाता है? किसी भी क्षण पर जब हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या क्या होता है? वोल्टेज और करंट की बात होती है, तो ये ध्यान रखिएगा साहब। इस तरीके से हमारा जो होगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की चर्चा यदि हम करें तो गौर कीजिएगा साहब कि आपका किसी भी क्षण किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारी वैल्यू होगी उसे हम तात्क्षणिक मान कहेंगे। क्या कहेंगे? तात्क्षणिक मान कहेंगे। अंग्रेजी में इसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा जाता है। और इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मान v बराबर Vm साइन ओमेगा टी होता है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी होता है। उत्तर क्या दीजिएगा? तात्कालिक मान। उत्तर क्या दीजिएगा साहब? तात्कालिक मान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां जो पीक वैल्यू है वह हमारा Vm साइन ओमेगा टी जो आपने लिखा है, इसमें यह Vm आपकी क्या है? पीक वैल्यू है। RMS की बात करें तो Vrms Vm बटा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है, और पीक फैक्टर की बात करें तो Vm बटा Vrms होता है। AC साइनोसॉइडल के लिए 1.414 होता है। कितना इसका मान होता है? 1.414 होता है। मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस बैटरी को क्या कहते हैं जिसमें डिस्चार्ज होने के बाद वापस वह चार्ज हो जाती है? उसे हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं, रिचार्जेबल सेल कहते हैं। इसका हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी, कब अधिक होगी? क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो है साहब इफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बटे आपकी इनपुट पावर होती है, या नहीं तो आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस होती हैं। और मेरी इफिशिएंसी लॉसेस का क्या होती है साहब? विद कर्मानुपाती होती है। मेरा लॉसेस घटेगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी, और आपका लॉसेस बढ़ेगा, इफिशिएंसी घटेगी, तो हानियां यदि निम्न हो तो इफिशिएंसी क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। अगला ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो इस नियम से तो आप जानते हैं डीसी जनरेटर मेरा क्या करता है? काम करता है, आधारित होता है। और दाहिने हाथ के नियम से ये पता चलता है, ये अंगूठा अगर मुझे बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बताता है, ये मेरी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो मेरी मध्यमा इंड्यूस ईएमएफ या करंट के डायरेक्शन को बताने का काम करती है। तो यहां स्पष्ट हो गया साहब, मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल की दिशा, धारा की दिशा और फ्लक्स की दिशा, ये तीनों का इंडिकेशन हमारे अलग अलग हिस्सों से होता है। ये बल की दिशा कौन बता रहा है? अंगूठा बता रहा है। धारा यानी इंड्यूस ईएमएफ यानी हमारे ईएमएफ की दिशा कौन बता रहा है? मध्यमा बता रहा है। और फ्लक्स कौन बता रहा है साहब? तो मेरी ध्यान रखिएगा, ये तर्जनी बता रही है। इस तरह की स्थिति हमारी होती है तो वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के आधार पर काम करती है। डीसी मशीन का जो घूमने वाला भाग है वह रोटर होता है, बात सही है, लेकिन डीसी मशीन में रोटर जो है उसी पर आपकी आर्मेचर असेंबल होती हैं, इसीलिए उसको आर्मेचर के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसी आर्मेचर में ईएमएफ का क्या होता है? उत्पादन। तो यहां के लिए एप्रोप्रिएट उत्तर क्या हो जाएगा? आर्मेचर। ठीक है, रोटर तो यूनिवर्सल हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है डैश फ्लक्स की इकाई है। तो साहब जी मेरे फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। मेरा फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर।
कट करके आपका क्या हो गया, वेबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हम क्या दे दें, ए दे दें। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यह जो है आपके मैक्स फ्लक्स डेंसिटी बी का यूनिट होता है। ठीक है, किसका होता है, फ्लक्स डेंसिटी बी का यूनिट होता है। चलिए, कह रहा निकेल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, KOH का। इस सेल का, इसके एक सेल का वोल्टेज कितना होता है, तो सेल का वोल्टेज 1.4 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.4 वोल्ट होता है। इसको आप सदैव ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लेट है वह किसकी बनी होती है, हमारी पॉजिटिव प्लेट जो है निकेल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। किसकी होती है, निकेल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। ठीक है, और इसमें जो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, निकेल हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, और जो नेगेटिव प्लेट है वो आयरन ऑक्साइड की। नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती हैं, आयरन ऑक्साइड की। किसकी साहब, आयरन ऑक्साइड की बनी होती हैं। ये 3-4 बातें आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 3 फेज के स्टार में, तो हम लोगों ने अभी स्टार में चर्चा किया था, VL बराबर आपका क्या होता था, √3 इंटू VPH होता था। ठीक है, स्टार में। और VPH बराबर क्या होता है, VL बटा √3 होती है। और IL मेरे IPH के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हम लोग क्या यहाँ पर दे दें, यहाँ पर हम दे दें लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, बी हो गया साथियों। चलिए, कह रहा यूनिवर्सल मोटर किस पर चलती है, तो यूनिवर्सल मोटर जो है साहब लोड के आधार पर अपने गति को बदलती है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरा लोड बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, मेरा क्या होगा साहब, लोड बढ़ेगा, नेचुरली मेरी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोड घटेगा, मेरी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर हम कौन सा ले लें, ए ले लें साथियों। ठीक है, चलिए, डेल्टा में होता है साहब आपका करंट परिवर्तित। एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से, यानी एम्पलीफायर ए का जो आउटपुट मिला उसको हम लोग एम्पलीफायर A2 के इनपुट से, इसका आउटपुट इसके इनपुट से जोड़ने की यह जो प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता है, कपलिंग कहा जाता है। तो हम लोग RC कपल एम्पलीफायर आपने सुना होगा, तो वहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करके एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज का इनपुट, इस तरह की स्थिति मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हमें क्या होती है, प्राप्त होती हैं। उसको विकसित करने का काम करते हैं, कपलिंग कहलाती है। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT, बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। ये क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। क्या होता है BJT आपका साहब, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, धारा के आधार पर नियंत्रित होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरे विद्वान साथियों गौर करिएगा, यह 2 प्रकार का है, आपका NPN है और PNP है। जरा हम तस्वीर के माध्यम से आपको बताने का कष्ट करते हैं। ये हमारी ऐसे, और आप पहचानेंगे कैसे, जिसमें तीर क्या हो, अंदर की तरफ हो। ठीक है, हमारा 3 टर्मिनल होता है। ये मेरा बेस है, ठीक है, यह मेरा क्या है, इमीटर है, ये मेरा क्या है, कलेक्टर है। ठीक है, जिसमें अंदर की ओर तीर होगा वह PNP होगा। ठीक है, जिसमें तीर आपका क्या हो जाए, ध्यान रखिएगा, जिसमें तीर आपका बाहर की ओर हो वह मेरा क्या होगा, NPN होगा। जिसके साथ तीर लगा है वह इमीटर है, जिसके साथ तीर नहीं है उसका अपोजिट वाला कलेक्टर है, और ये आपका क्या है, बेस है। याद रखेंगे इसमें क्या होती हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, इसमें हमारी 1 2 3 लेयर होती हैं। ऐसी तस्वीर आपकी बनती है, ये मेरा P, ये मेरा N, ये मेरा P, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, और जंक्शन J1 J2 2 जंक्शन, और टर्मिनल आपका कितना होता है, 3 टर्मिनल। ठीक है, ये मेरा है साहब जी इमीटर, ये है आपका कलेक्टर, ये है आपका बेस। तो ध्यान रखिएगा, हमारी 3 लेयर 2 जंक्शन हुआ करती हैं, और टर्मिनल की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेड LED का इस्तेमाल, लाइट इमिटिंग डायोड। तो मेरा जो लाइट इमिटिंग डायोड है यह बहुत आजकल फेमस हो गया है।
इसके बल्बों का हम यूज बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसमें हम लोग गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड का। और अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो हमारे पदार्थ होते हैं उनमें कंपोजिशन अलग करने के बाद मेरी कलर भी क्या होती है? चेंज होती हैं। और ये एलईडी हमेशा कैसे काम करती हैं? फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करती हैं। इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, टिकाऊ होता है, 20 वर्ष तक यह चलता है। हाँ, लेकिन कम वोल्टेज पे इसको ऑपरेट करना चाहिए। और जब भी आप कनेक्शन करें तो इसके साथ उच्च वोल्टेज के उच्च मान के प्रतिरोध को सीरीज में रख देना चाहिए। क्या करना चाहिए? उच्च मान के प्रतिरोध को सीरीज में लगा देना चाहिए। कह रहा केबल ट्रे से केबल को कैसे फिक्स किया जाता है? तो केबल ट्रे से केबल को यदि फिक्स करना है तो आप किसका यूज करेंगे साहब? ध्यान रखिएगा, क्लैंप का यूज करेंगे। जो क्लैंप है उसके माध्यम से इसको आप प्रेस कर देंगे, अटैच कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी हो गया साथियों। अगला प्रश्न देखिए, डीजल जनरेटर में ओवर स्पीड, तो ओवर स्पीड से कौन बचाता है? गवर्नर बचाता है। यह हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूल का कंट्रोल करता है और उसके आधार पर मेरी गति क्या होती है? नियंत्रित होती है। तो आंख बंद करके आप याद रख लीजिएगा, गवर्नर एक ऐसा अवयव है जो हमारे ओवर स्पीड से मेरे डिवाइसेस को क्या करता है? मशीन को या फिर आपके ऑपरेटर्स को ओवर स्पीड से बचाने का काम करता है। R इक्वल टू रो एल बाय ए, ये हमारा सूत्र है साहब प्रतिरोध का, जहां से R L के समानुपाती होता है, R मेरी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R कहीं न कहीं पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये भी बातें हैं। तो यहां से स्पष्ट हो गया, यह रो जो है वह मेरी प्रतिरोधकता को व्यक्त करता है। और इस प्रतिरोधकता का मान अगर हम निकालना चाहें तो R इंटू ए बाय एल होता है। इसकी यूनिट ओम इंटू मीटर होती है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कह रहा है बिना फीडबैक एम्पलीफायर के धारा लब्धि मेरी ए जो ए आई है वो कितनी है? 240 है। और कह रहा है मेरा एम आई का मान, धारा छीनन का मान 0.015 है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि आप हमें बताइए मेरा एफ क्या होगा। गौर कीजिएगा साहब, ये जो एम आई होती है यही आपका बीटा के बराबर होती है, ठीक है। और ये ए आई जो है ये धारा गेन को व्यक्त कर रही है। तो हमारा सूत्र होता है कि आपका ए एफ, ऋणात्मक धारा फीडबैक लागू होता है तो ए एफ का मान होता है ए बटे वन प्लस ए इंटू बीटा होता है। आप सीधे सीधे सारे डाटा को यहाँ रख दीजिए और एनालिसिस करके बता दीजिए। तो मेरा क्या हो जाएगा? 240 बटे 1 प्लस 240 गुना 0.015, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 57.1 सेकेंड। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 52.17 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? 52.7 के आसपास जो वैल्यू है वो आ रही है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलेंगे। तो सिर्फ आपका छोटा सा ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा सा ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ए बटा 1 प्लस ए बीटा। बस उस पर डाटा रखिए, आपका काम क्या है? हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ये 4 बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक रुक्मिणी प्रकाशन, ITI ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप की बुक और ITI ट्रेड थ्योरी ऑटोमोबाइल, ITI ट्रेड थ्योरी मैकेनिकल ग्रुप, ये बुक मार्केट में उपलब्ध है। किसी तरह की क्वारी होती है आप 7079212121 पर कॉल करके बुक संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कैपेसिटर की प्लेट पर आवेश का व्यंजक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है? Q बटा V होता है। यहां से Q बराबर क्या होगा? C इंटू V हो जाएगा। Q को हम लोग कैसे मापते हैं साहब? कूलॉम में मापते हैं। मेरा राइट आंसर क्या है? Q इक्वल टू C इंटू V। अब कह रहा है कि मेरे पास 3 संधारित्र हैं, टोटल कैपेसिटेंस निकालिए अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो जब सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो C इक्विवेलेंट का मान क्या होता है? C1 C2 C3 बटे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 गुना 100 गुना 50 अब बटे आपका क्या हो जाएगा?
30 गुना 100 प्लस आपका हो जाएगा हमारा 100 गुना 50 प्लस आपका हो जाएगा 50 गुना 20। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब टोटल को सिंप्लीफाई करिएगा तो हमारा यहाँ 2000, यहाँ 5000 और वहाँ आपका 1000। तो 5 2 जस्ट एक सेकेंड, 20 गुना 100 गुना 50 बटे 2 प्लस 5 7 और 7 प्लस 1 यानी नीचे हो गया 8000। 0 0 0 0 कट गया, तो 20 25 100 बटे 8 हो गया, 100 बटे 8 हो गया। अब देख लीजिए इसका मान कितना हो रहा है, 12 8 96 और फिर इधर आपका 4। तो ठीक है 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5 माइक्रोफेराड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, बात तो सही ही है। 12 से कम हो, 20 से कम ही होगा। जब भी होता है तो हमारे न्यूनतम से कम होता है, तो कम में तो 3 ऑप्शन ना है, इसलिए कैलकुलेट तो करना ना पड़ेगा। 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल्ब बनाने वाले 4 पोल, तो पोल मेरा 4 हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरी 60 हर्ट्ज हो गई। अब आपसे पूछ रहा है एनएस बताइए, क्योंकि अल्टरनेटर है तो एनएसए पे गति करेगा। 120 F/P, तो 120 गुना आपका 60 बटे पोल 4 हो गया, बराबर 1800 RPM हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी याद रखिएगा, ये क्लासेस अब लगातार सुबह के 8 बजे ही चलेगी। आप सभी लोगों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप सब अपना समय निकाल करके इस क्लासेस से जुड़िए और इस क्लासेस को देखिए। ये नवीन कुमार सिंह चैनल पर ही चलेगी और यह क्लासेस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। असिस्टेंट लोको पायलट में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में अत्यंत मददगार साबित होगी। साथ ही इस क्लास के जस्ट बाद आप तुरंत जुड़ जाइए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस से, जो क्लासेस प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पर चल रही हैं, उससे तुरंत जुड़ जाइए। वो भी लाइव में हो रही हैं, उसका भी लिंक हमने टेलीग्राम पर भेजा हुआ है, वहां से भी जुड़ करके आप क्लासेस को देख सकते हैं। कह रहा है 2 समान प्रतिरोधक को श्रृंखला में जोड़ा गया। जब सीरीज में जोड़ा गया है तो R प्लस R बराबर हमने R1 माना, यानी R1 का मान मेरा 2R हो गया। ठीक है, और उसको पैरेलल में जोड़ा गया, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो R बटा 2 हो जाएगा, इसको हमने R2 मान लिया। ठीक है, चलिए साहब, अब आपसे कह रहा है कि R1 बटे R2 करिए, तो क्या मान है हमारा? R1 का मान 2R है, R2 हमारा कितना है? R2 मेरा R बटे 2 है, तो पलट दीजिए साहब, 2R इंटू 2 बटे R, 2R इंटू 2 बटे R यानी 4R बटे R, कट के कितना आ गया? मेरा 4 आ गया। जल्दी बताइए साहब क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मोटर जनरेटर का एक समग्र रूप है जो विद्युत को यंत्रवत तरीके से मशीन में संयोजित कर रहा है? तो इधर हमने क्या लगा दिया है साहब? मोटर, और इसके साथ हमने कपल कर दिया है यहाँ पर जनरेटर। इसमें दे रहे हैं 3 फेज का एसी, और इसमें डीसी जनरेटर है, मिल रहा है हमको डीसी आउटपुट। तो ये जो हमारा होता है यह क्या कहलाता है? एमजी सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एमजी सेट कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, इन्हें विद्युत और यंत्रवत तरीके से मशीन में, तो विद्युत और यंत्रवत तरीके से मशीन में जोड़ने का जब काम करेंगे तो इसे हम लोग मोटर कन्वर्टर सेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मोटर कन्वर्टर सेट कहेंगे। जब मशीन में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? मोटर कन्वर्टर सेट हमारा हो जाएगा। यहां पर हम लोग ऑप्शन सी के साथ मूव कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, समान उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में पावर फैक्टर। देखिए, नॉर्मल एक्साइटेशन पर सिंक्रोनस मोटर यूनिटी पावर फैक्टर देता है। ठीक है,
अग्रगामी देता है मेरा ओवर एक्साइटेड कंडीशन पर, ठीक है, और हमारी लैगिंग देता है अंडर एक्साइटेड कंडीशन पर। किस पर साहब? अंडर एक्साइटेड कंडीशन पर क्या देता है? हमारा लैगिंग देता है। इस बैकवर्ड को क्या लिखा जाएगा? लैगिंग लिखा जाएगा, लैगिंग लिखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है साथियों हमारा कह रहा है कैपेसिटिव स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर की जगह पर डैश लगा दिया जाए तो भी चलती रहेगी। क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है। अब क्या लगा देंगे तो चलती रहेगी? तो जब स्टार्ट हो गया तो यहां पर हम रजिस्टर लगा दें तो चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। शुरुआते में ना दिक्कत होती है, खाली स्टार्टे में ना दिक्कत होती है, उसके बाद तो दिक्कत एकदम नहीं होती है। समझिए कि नहीं? ठीक है विनोद साहब, इसका पीडीएफ मिलेगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। वहां पर जाकर के इलेक्ट्रिकल ग्रुप ट्रेड टेस्ट सेशन 1 जब आप परचेज करते हैं तो उस जगह पर पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट भी आप दे देंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी। बाकी ऑफलाइन में हमारे सेंटर पर अभी 10-11:45 से टेस्ट होगी तो उस समय इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। बाकी आपकी सेवा में हम उपस्थित रहेंगे और आपकी सेवा करने का प्रयास करते रहेंगे। रेजिस्टेंस जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपेसिटी आप अगर इंडक्टर जोड़ देंगे तो लैग कर जाएगा, परेशानी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए साहब देखिए, मोटर जनरेटर सेट जो है वह क्या है? हमारे कन्वर्टर सेट का ही एक प्रतिरूप है, इसीलिए कन्वर्टर शब्द वहां ज्यादा उपयुक्त बैठ रहा था, इसलिए करके उसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। हालांकि मोटर जनरेटर कहना भी गलत नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। बट जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम लोग बेहतर को लेने का कोशिश करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग ले लिए। भंवर धारा की क्या कमी है साहब? आप जानते हैं भंवर धारा हानि जो है वो KE F² T² इंटू भी होती है, वाट में होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रख लीजिएगा क्या होगा साहब, यह हीटिंग लॉस को बढ़ाएगा, मेरा क्या करेगा? ऊष्मीय क्षति को क्या करेगा साहब? बढ़ाने लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान प्रदान करेगा। तो आज यही मैं आपसे विदा लेता हूं। अभी आप सब लोग प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल से जुड़िए, जहां पर बेसिक साइंस का डिस्कशन चल रहा है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिस्कशन भी वहां पर थोड़ी देर में होगा, ठीक है। आप सब जान रहे हैं साथियों की परीक्षा का समय नजदीक आ चुका है। आरपीएफ का एग्जामिनेशन जो 20 मार्च तक था उसको विभाग ने 18 मार्च कर दिया है, ठीक है। यानी उसको विभाग ने 2 मार्च से लेकर के 18 मार्च कर दिया है, जिससे यह साबित हो रहा है, इससे यह साबित हो रहा है कि आपकी एग्जामिनेशन 19 तारीख वाली जो है वो कंफर्म है। उस डेट के आगे पीछे होने की चांसेस तत्काल तो नजर नहीं आ रही है। इसीलिए इस कम समय में जोरदार मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लगे रहिए, प्रण करिए, सफल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।